दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा में। आज से हम करंट अफेयर का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। इनके अलावा इस पद पर और कौन नियुक्त है? तो जो चुनाव आयुक्त है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उनमें 3 मेंबर होते हैं, ठीक है, 3 मेंबर। उनमें 3 मेंबर होते हैं जिनमें एक होते हैं चीफ, जिनमें एक चीफ होते हैं और उसके बाद फिर 2 अदर मेंबर होते हैं, 2 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। तो राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा इस पद पर और कौन नियुक्त है? तो जो राजीव कुमार हैं, ठीक है, इनके अलावा इस पद पर और एक है ये, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा। यानी राजीव कुमार के अलावा सुशील चंद्रा इस पद पर नियुक्त हैं। अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? सुनील अरोड़ा जी है, ठीक है। सुनील अरोड़ा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो हमारे संविधान है, हमारे संविधान में जो चुनाव आयोग के विषय में वर्णन है वो आर्टिकल 324 टू 329, ठीक है। और अगर हम इनके रिटायरमेंट की बात करें तो इनका अवकाश 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी दोनों में से जो भी आयु पहले पूरी होती है, जो भी टाइम पीरियड पहले पूरा होता है, उसी वक्त ये लोग अपना अवकाश ले लेते हैं। तो आज ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। इनके अलावा इस पद पर कौन नियुक्त है? तो सुशील चंद्रा। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? तो सुनील अरोड़ा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 कितने शिक्षकों को दिया जाएगा? ये जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, ठीक है, हर साल 5 सितंबर को दिया जाता है, ठीक है, टीचर्स डे के अवसर पर, ठीक है। और इस बार दिया गया है कितने शिक्षकों को? तो 47 शिक्षकों को दिया गया है, ठीक है। और 2019 में कितने शिक्षकों को दिया गया था? तो 46, ठीक है। और जो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। यानी नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो 5 सितंबर को, ठीक है, सितंबर 5 को नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें तो 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। पहला पोषण माह किस वर्ष मनाया गया था? ये जो पोषण माह है, पहला पोषण माह मनाया गया था आपका 2018 से, यानी 2018 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पोषण माह मनाने का ऐलान किया था और उसके बाद फिर पुनः 2019 में मनाया गया और इस बार भी मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा पहले कर दी गई है। अगर हम न्यूट्रिशंस मंथ की बात करें तो न्यूट्रिशंस मंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? सितंबर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा न्यूट्रिशंस पार्क कहाँ है? न्यूट्रिशंस पार्क कहाँ है? ठीक है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। यानी न्यूट्रिशंस पार्क कहाँ भारत में है? तो गुजरात में है। और अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये हमारे आते हैं, ये हमारा आता है, क्या बोलते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी जो पोषक के विषय में है वो जिसकी चर्चा है वो आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? स्मृति ईरानी जी है, जिनका लोकसभा क्षेत्र क्या था, जो किस लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आई हैं? तो ये हो जाएगा आपका अमेठी यूपी, ठीक है। और अगर हम उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप
भी शामिल हो गए हैं। यह परियोजना किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, यह राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार अधिनियम 2013 के तहत लागू किया गया है। नेशनल फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2023, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम खाद्य मंत्री की बात करें तो हमारे खाद्य मंत्री कौन है? खाद्य मंत्री हो जाएंगे रामविलास पासवान, जिनका संसदीय क्षेत्र मतलब वो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका बिहार से था, संसदीय क्षेत्र बिहार से थे उनके। उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन सा था? 2013 था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां रैंक मिला है। 2019 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां रैंक मिला है। 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2019 में भारत की रैंक थी 52, और इस साल भारत ने टॉप 50 में अपनी जगह बना ली है, ठीक है। मतलब इस साल उनके रैंक में 4 अंकों का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित किया जाता है विपो द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विपो, मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी मतलब 2000 स्थापना नहीं, मतलब ये जो रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो भी रिपोर्ट है ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये आपका स्टार्ट हुआ था 2007 से, और उसके बाद से लगातार इस सूचकांक को जारी किया जाता है किसके द्वारा? विपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और हम बौद्धिक संपदा की बात करें तो जो भी किसी व्यक्ति का जो भी मेंटल लेवल होता है, ठीक है, उसी को बौद्धिक संपदा कहते हैं। इसका एक संगठन है, उसी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और इस संगठन का मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर ये आपका है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो इसके द्वारा जो भी ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? तो आपका फर्स्ट रैंक हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। और उसके बाद फिर भारत का रैंक कितना है? 48, और अंतिम जो लास्ट रैंक है, लास्ट पर आपका हो जाएगा यमन, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 2020 में भारत की रैंक क्या है? इसमें 48वां रैंक है भारत की, और 2019 में रैंक क्या थी? 52। यानी इस साल हमने 4 अंकों का इम्प्रूवमेंट किया। और इसमें फर्स्ट देश कौन सा है? तो स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद फिर लास्ट कौन सा है? यमन। और विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है एमपी, तीसरा है केरला, चौथा है बिहार। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर इसका होगा गुजरात। गुजरात में ही, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर के साबरमती आश्रम से कहाँ तक जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यानी ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात के केवड़िया नामक जगह पे है।
केवड़िया नामक जगह पे है, ठीक है, जहाँ से सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी। और सी प्लेन सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये साबरमती आश्रम से स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया में है वहाँ तक ये चलेगी। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है, किसकी प्रतिमा है, तो ये पटेल साहब की प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है उसकी, 182 मीटर, ठीक है। और जो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, इनका जन्म दिवस है 31, कितना है उनका बर्थ है उनका 31 अक्टूबर। तो ये जो योजना है, ठीक है, सी प्लेन सेवा की जो शुरुआत है ये कब होगी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को योजना शुरू की जाएगी। कहाँ पे, तो गुजरात में, ठीक है। कहाँ से कहाँ, तो साबरमती आश्रम से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये केवड़िया में है। क्लियर है। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर इनकी बात करें तो इन्हें भारत में एकीकरण का जनक आया था, यानी जो पूरे भारत का इन्होंने एकीकरण किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जिस तरह जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, उसी तरह भारत का भी एकीकरण किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए हम इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इनकी जयंती कब है, 31 अक्टूबर को, और इसी दिन इस सेवा की शुरुआत की जाएगी, सी प्लेन सेवा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, ठीक है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया, यानी जिस तरह उद्योग में पैसा इन्वेस्ट होता है और लाभ के उद्देश्य से कार्य किया जाता है, तो वैसे ही अब खेलों में भी लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा और इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। ऐसा दर्जा देने वाला कौन सा राज्य है, प्रथम मिजोरम, ठीक है। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की है। पलायन आयोग यानी माइग्रेंट कमीशन, माइग्रेंट कमीशन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही एक पलायन आयोग की स्थापना की है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, आपके जोगी जी हो गए मुख्यमंत्री, और उसके बाद फिर यहाँ की गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। और हम इसके लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे है, लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की है शायद 31 सीटें हैं, हाँ 31 सीटें हैं। और अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, ठीक है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य ने भारत गंदगी छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है। भारत गंदगी छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इस राज्य ने एक अभियान शुरू किया है भारत गंदगी छोड़ो। यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है, सीएम है, ठीक है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल ही है, ठीक है। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, जो यूपी की हैं तो इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, एमपी का भी, ठीक है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर हमारा कौन सा रहा था, सबसे जो स्वच्छ शहर रहा था वो हमारा रहा था इंदौर रहा था, ठीक है, इंदौर। और इंदौर कहाँ है, इंदौर क्या था, सबसे स्वच्छ शहर रहा था इंदौर, ये प्रथम स्थान पे रहा था। फिर दूसरे पे कौन रहा था आपका, सूरत रहा था। और फिर तीसरे पे कौन रहा था, इंदौर, सूरत, और उसके बाद फिर रहा था आपका नवी मुंबई, ये तीसरे स्थान पे रहा था स्वच्छ शहरों की सूची में। और अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर जो है
ये मध्य प्रदेश में है और स्वच्छता अभियान में ये सबसे स्वच्छ शहर में रहा था। और यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम क्या है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 में भाग लेंगे। भारत और रूस इंद्र 2020 जो नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, उसमें ये भाग लेंगे। वह अभ्यास किस सागर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अरब सागर, सेकंड बाल्टिक समुद्र, तीसरा है अंडमान सागर, चौथा है अटलांटिक सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का हो जाएगा अंडमान सागर। यानी भारत और रूस के बीच जो मतलब युद्ध अभ्यास होगा वो कौन सा होगा? इंद्र 2020, इंद्र 2020। और ये कहाँ होगा? तो अंडमान सागर में होगा। अगर हम भारत और रूस की बात करें तो अभी एक काउकाज 2020 रसिया में होने वाला है। ठीक है, जिसमें भारत भी, इंडिया भी अपना पार्टिसिपेट करने वाला था। और उसमें एशिया के कितने टोटल 20 कंट्री मतलब 20 देश लगभग भाग लेने वाले थे। जिसमें कौन था? आपका पाकिस्तान भी था, उसके बाद फिर तुर्की भी था, उसके बाद चाइना भी था। यानी काउकाज जो 2020 होने वाला था उसमें पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, चाइना भी शामिल था। ठीक है, और भारत भी उसमें जाने वाला था। ठीक है, लेकिन भारत क्या किया? मना कर दिया। यानी भारत जो रसिया में आयोजित होने वाला है काउकाज 2020 एक्सरसाइज, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके संबंध पाकिस्तान से तो अच्छे है नहीं, तुर्की से भी उसके संबंध उतने बेहतर नहीं, और चाइना से अभी चल ही रहा है, उससे मतलब चल ही रहा है टकराव। तो इसलिए भारत इस अभ्यास में भाग नहीं लिया। तो इसी को देखते हुए भारत और रसिया के बीच रसिया ने डिक्लेयर किया है कि इंदिरा 2020 आयोजित की जाएगी, जो कहाँ होगी? अंडमान सागर में होगी। तो ठीक है, उसके बाद फिर आपका आज का ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ऐसे सेशन डेली करंट अफेयर्स के आते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। और हम चलते हैं और पर डे एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।